Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 9th of October 2023। तो शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एनालिसिस। फर्स्ट एडिटोरियल इज न्यूज क्लिक नॉन केस, द स्ट्रेंज केस ऑफ टेररिज्म एफआईआर विदाउट अ टेररिस्ट एक्ट। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है, तो न्यूज क्लिक के फाउंडर एडिटर हैं प्रबीर पुरकायस्थ। उनके अगेंस्ट जो उनका अरेस्ट किया और साथ में और लोगों का जो अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ जो एफआईआर और यूएपीए के सेक्शंस में जो एफआईआर वगैरह लॉन्च की गई हैं, उसके रिगार्डिंग ये है। तो विदाउट साइटिंग एनी पब्लिश कंटेंट, द एफआईआर alleges offenses range from a conspiracy to undermine the country's security to disrupting the 2019 parliamentary polls, from causing disaffection against the government to disrupting essential services। तो ये सारे चार्जेस लगाए हैं और उसमें कोई पब्लिश कंटेंट जो है वो दिखाया नहीं गया है, ठीक है ना। Quite notably, it does not mention any overt act that may be described as unlawful activity or a terrorist act। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई जो है ओवर्ट एक्ट नहीं मेंशन किया गया है जिससे ये जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी या टेररिस्ट एक्ट की तरह डिस्क्राइब किया जा सके। तो अ जनरल डिस्क्रिप्शन दैट foreign funds were infused illegally into India by forces inimical to the country without the objective of causing disaffection against the government, disrupting the sovereignty and territorial integrity of India एंड थ्रेटनिंग इस यूनिटी एंड सिक्योरिटी। तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो बस ये दिखाया कि जो फॉरेन फंड्स है वो इन्फ्यूज किए गए इलीगली में, इंडिया में इलीगली, ठीक है ना, जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको दिखाया गया था। तो ऑथर ने ये बोला है कि ओवरऑल इट इज क्वाइट क्लियर दैट द पुलिस आर कंबाइनिंग द रेमिटेंसेज बाय अमेरिकन बिजनेसमैन नेविली रॉय सिंघम इन न्यूज क्लिक विद इट्स जर्नलिस्टिक कंटेंट टू बिल्ड अ केस दैट चाइनीज फंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा, फोमेंटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड अंडरमाइनिंग द कंट्री सिक्योरिटी। तो वो जो फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे हैं जो बिजनेसमैन है नेविले रॉय सिंघम के, उनके उसको बताया गया और ये प्रोपेगेंडा जो मतलब इसको जो है ऐसे दिखाया गया है, एक केस जो बिल्ड ये किया गया है कि चाइनीज फंड्स जो है उसको यूज किया जा रहा है प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर जो यूएपी है, इट इज ऑल्सो कंडूसिव टू सच मिसयूज एज इट्स वाइडली डिफाइंड टर्म्स कैन बी इजिली हेल्प क्रिमिनलाइज पीपल फॉर थॉट क्राइम्स एज फॉर दियर एक्ट्स। और इसको एक थॉट क्राइम वाला बताया कि यूएपीए के जो प्रोविजंस है वो भी इतने ज्यादा वेगली डिफाइंड, मतलब इतने ज्यादा ब्रॉडेंड है कि उनको जो है यूज किया जा सकता है इजिली। द रिजोर्ट टू यूएपीए इज ऑल्सो a tactical aid to prolong the incarceration of dissenters and the disfavored। दूसरी बात ये यूएपीए में जो प्रोविजंस है उनको यूज करके आप जो डिसेंटर्स हैं डिसफेवर्ड है उनका इनकार्सरेशन जो है लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं एंड सेंड आउट अ चिलिंग मैसेज टू द वाइडर मीडिया फ्रेटर्निटी। और एक तरह से जो मीडिया जो फ्रेटर्निटी है उसको एक तरह से उस पे उसको मैसेज मतलब पहुंचाया जा सकता है जो आप देना चाह सकते हैं। फिर अ रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे ऑथर ने जो क्वेश्चन पूछा वो ये है, whether the alleged creation of shell companies by two telecom companies does not merit more than a casual mention in an unrelated FIR and warrant a separate probe into these conduits for funding टेरर। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो ये वाला इवेंट है ये उसमें नहीं देखना चाहिए कि जो सेपरेट प्रोब नहीं होना चाहिए इसमें। फिर द केस फ्लैग्स अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड जो है वो जारी करने जा रहा है। द प्रेजेंट रेजिम्स प्रोपेंसिटी टू मिसयूज एंटी टेरर लॉज एंड इन्वोक नेशनल सिक्योरिटी सेंटिमेंट टू अंडरमाइन इंडिविजुअल मीडिया राइट्स। जो मीडिया के और इंडिविजुअल के फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन किया जा रहा है बाय यूजिंग द एंटी टेरर लॉज, ठीक है ना, ये ऑथर ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट इज टाइट रॉप वॉक by not raising interest rates, RBI better raised its concerns about slowing growth। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको एज इट इज रखा गया है, अनचेंज रखा गया है, ठीक है ना। जबकि सेंट्रल बैंक ने वार्न भी किया था कि जो हाई इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो होने वाली मेजर रिस्क पोज करने वाली है मैक्रो इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट एंड इट इज अ क्लियर साइन दैट मॉनेटरी अथॉरिटीज फाइंड देमसेल्व्स caught in a cleft stick। वही है कि जो कंसर्न्स थे स्लो ग्रोथ के लिए उसको देखते हुए भी जो है जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको बढ़ाया नहीं गया है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल है आज का। लीड एडिटोरियल देखते हैं आज का, असेंसस असेंसस फॉर अ न्यू डील। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये एक सोशियोलॉजी का आर्टिकल है, यहाँ पे जो भी जिनका सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं इसको। यहाँ पे बेसिकली कास्ट, क्योंकि वहाँ पे एक उनका चैप्टर रहता है, एक टॉपिक है, उनका सिलेबस का पार्ट है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस जो सर्वे जो हुआ है ये यहाँ पे बिहार में, तो उसको बोला है कि एक आइडियोलॉजिकल कंटूर उसने जो है तय कर दिया और उसने एक तरह से ट्रेंड सेट किया है 2024 जनरल इलेक्शन के लिए। तो इट also firmly reinforces the role of these twin ethnic identity constructions as the fundamental pillar of political mobilization। यहाँ पे कास्ट और रिलीजन दोनों की बात की गई है कि उसने जो एक तरह से एथनिक आइडेंटिटी, ये जो ट्विन एथनिक आइडेंटिटी कास्ट और रिलीजन, उन्होंने कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल पिलर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो हालांकि कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि ये जो है ये
नया कुछ नहीं है इसमें, पुराना ही है ये। जो मंडल 2.0 और इसको मंदिर 2.0 का वो बोला जा रहा है कि ये पुरानी वही डिबेट चल रही है जो अब भी चल रही है, ठीक है ना? दे हैव बीन फेसिंग अ they have been facing a stagnant trend of upward mobility inside of an informal economy which offers little substantive protection। तो यहाँ पे जो प्रिकेरिएट जो प्रिकेरियस जो कम्युनिटी या जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग बोला है कि उनको जो अपवर्ड मोबिलिटी का जो स्टेगनेंट ट्रेंड है वो भी अभी फेस करना पड़ा, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का ट्रेंड है वो भी उनको फेस करना पड़ा, और जिससे उनको कोई ज्यादा जो है प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिली है, ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो स्टेटस इनइक्वालिटी है इट ऑल्सो टेंड्स टू बी मच हायर अमंग हिंदूज देन अमंग अदर रिलीजियस ग्रुप्स। जो कास्ट बेस्ड वाली बात बोली है कि जो स्टेटस इनइक्वालिटी है जो कास्ट की वजह से है वो ज्यादा देखने को मिलती है हिंदूज में इन कंपेरिजन टू अदर रिलीजियस ग्रुप्स। तो यहाँ पे एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है पियर बोर्दियू, उनका नाम उन्होंने यहाँ पे बताया गया, तो उन्होंने सिंबॉलिक कैपिटल को किस तरीके से डिफाइन किया गया था। तो सिंबॉलिक कैपिटल उन्होंने डिफाइन किया था कैपेसिटी टू शेप द परसेप्शन ऑफ ए सोशल रियलिटी, कि किसी सोशल रियलिटी के परसेप्शन को कैसे शेप किया जाता है, उसके परसेप्शन को कैसे सोशल रियलिटी को कैसे शेप दी जाती है, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक कैपिटल। दिस अलाउज सर्टेन डोमिनेंट ग्रुप्स टू इम्पोज ए पर्टिकुलर विजन ऑफ द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये वो किसी पर्टिकुलर विजन को जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम पे जो है इम्पोज कर देता है डोमिनेंट ग्रुप्स बाकी सभी पर भी। तो ये पियर बोर्दियू का सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट था कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, उसके रिगार्डिंग ये यहाँ पे डेफिनेशन है, तो यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी है कि इंडिया में जो कास्ट पॉलिटिक्स है इट हैज क्लियरली सस्टेन्ड लेजिटिमेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉपुलर मोबिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको बोला है। वर्नेकुलराइजिंग द नॉर्म्स, ये बोला था लूसिया मिशेलुती ने, और डेमोक्रेटाइजिंग द सोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स, ये जोगेंद्र यादव जी ने बोला। ये दोनों ही सोशलिस्ट जिन्होंने जो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन है उसको अलग अलग बोला था कि जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो इंडिया में एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट की तरह से है और उसको लेजिटिमेट करते हुए दिखाई देता है, ठीक है ना? फिर एथनिक एंड क्लास पॉलिटिक्स कैन वर्क कम्प्लीमेंट्री टू ईच वन अनदर। दूसरी चीज है कि ये भी अच्छी आप लाइन डाल सकते हैं अपने आंसर में, जो एथनिक और क्लास पॉलिटिक्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना? As Anthony Giddens has argued, social actors like ethnicities or caste contain purposive agents, not automations directed by an external structure or a false consciousness। तो इनका स्टेटमेंट है ये, एंथनी गिडन्स का, ये भी सोशोलॉजिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये मेनली सोशोलॉजिकली आर्टिकल था। जो मेन क्रक्स है वो ये है कि जो बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे जो हुआ था, इट इनोवेट नोट द री एनेक्शन ऑफ द ओल्ड मंडल पॉलिटिक्स ऑफ नैरो कास्ट बेस्ड पैटर्न बट द कमिंग ऑफ एज ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स की। ये जो मेन चीज है कि जो कमिंग फ्यूचर में जो सबऑर्डिनेट क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको एक तरह से ये उसने वो किया है, पैट्रोनाइज किया है, ठीक है ना? तूफान अलक्सा जोल्स वेस्ट एशियन जियो स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर। तो तूफान अलक्सा ये बेसिकली जो ऑपरेशन था हमास का उसका नाम है, ये तूफान अल अक्सा, अलक्सा फ्लड इसको बोलते हैं। एंड द लॉन्च ऑफ द 19 डे योम किपुर वार 50 ईयर्स हो। तो उसमें सिमिलरिटीज के बारे में बताया है कि क्या कुछ सिमिलरिटीज हैं उसमें, नहीं जो 19 डे का योम किपुर वार हुई थी 50 साल पहले वो, और जो अब हमास का ऑपरेशन तूफान अलग से है उसके बारे में बोला है। तो यहाँ पे जो ये ऑपरेशन हुआ उसमें की टेक अवेज मतलब क्या क्या मेन चीजें जो हुई हैं वो, या क्या क्या स्टेटस है, या क्या क्या स्टेक पे है, या क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं लोग, वो देखने की जरूरत है यहाँ पे। तो फ्रॉम ए मिलिट्री पर्सपेक्टिव डिस्पाइट द फाइटिंग ऑन इट्स टेरिटरी इजराइल इज नॉट अंडर एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो इस टाइम इजराइल को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, उसकी वेरी एग्जिस्टेंस को जो है थ्रेट होने वाला है। और जो आउटकम इज ऑल्सो नॉट इन डाउट। और जो इस ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जो दोनों के बीच पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, उसका आउटकम जो है वो भी डाउट में नहीं है। इजराइल एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल, ऐसी बात है इजराइल प्रिवेल कर सकता है, कर जाएगा इसमें। एंड पुश बैक हमास विच लैक्स रिसोर्सेज टू सस्टेन द कैंपेन, क्योंकि हमास के पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो कैंपेन को जो है वो सस्टेन कर सके। डिपेंडिंग ऑन द एंड गेम this conflict could potentially revive the military option and further boost the standing of the non-state Arab militias such as Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, Al-Houthis, Islamic State। जो दूसरा जो इवेंट है या जो दूसरा कयास लगाई जा रही है वो ये है कि जो एंड गेम होगा वो जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दोबारा से जो मिलिट्री ऑप्शन उनको रिवाइव कर सकता है, ठीक है ना? तीसरा जो है वो ये बोला है कि ऑल्दो द कॉन्फ्लिक्ट कुड प्रोट्रैक्ट इट वुड रिमेन जियोग्राफिकली कन्फाइंड एज हमास एंड इस्लामिक जिहाद बोथ गाजा बेस्ड सुन्नी आउटफिट्स हैव फ्यू ऑल वेदर फ्रेंड। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रीजनली रहने वाला है, जियोग्राफिकली कन्फाइंड रीजन में रहना है, क्योंकि जो हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों ही हैं वो दोनों ही जो है वो उनके बहुत कम जो है आउटसाइड में फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए वो जो है लिमिटेड रहने वाला है ये, ठीक है ना?
तो लॉन्ग वार जो है मतलब पॉसिबल इतना नहीं देखने को मिल रहा है। फिर चौथा जो बोला है रीजनली, रीजनली भी देखें तो जो ग्रेनुलर पिक्चर है इज लार्जली नॉन सपोर्टिव है, वो भी हमास के सपोर्ट में नहीं दिख रही है। फिर पांचवा उसने बताया द गल्फ मोनार्की एक्सेप्ट कतर स्ट्रॉन्गली डिसअप्रूव ऑफ हमास कॉलिंग इट अ पॉलिटिकल इस्लामिक वार। जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनमें अगर सिर्फ कतर को छोड़ दे तो वो सब भी जो है हमास को डिसअप्रूव करती है और उसको एक जस्ट पॉलिटिकल इस्लामिक आउटफिट जो है वो बताती है। फिर टर्की की बात की, टर्की जो है वो एक बिग रीजनल सुन्नी पावर है और ये ट्रेडिशनली जो सपोर्ट करता था हमास को, लेकिन जो अंकारा का बैडली ब्रूज इकोनॉमी है प्रेजेंट में, उसकी भी अभी जो है वो लिमिटेड आउटरीच है, उसकी वजह से उसको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। हम्म, तो यही सब बताया। फाइनली बैलेंस में अगर देखें तो उसने बोला कि लॉन्ग वॉर बिटवीन हमास एंड इजराइल डज नॉट सीम लाइकली। तो जो लॉन्ग टर्म में जो है ये वॉर ऐसे नहीं दिख रही है कि लॉन्ग टर्म में जो है वो होने वाली है। ठीक है ना। फिर the profound consequences for regional geopolitics would include a delay in the rapprochement between Saudi Arabia and Israel। तो ये हो सकता है कि जो अभी बात चल रही थी कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में कुछ rapprochement देखने को मिला, तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए। और जो अब्राहम अकॉर्ड्स के जो और सिग्नेटरीज हैं would hope that their wager on economic gains riding roughshod over the regional politics would stand। और उनके वो भी थोड़े से मतलब वहाँ जिन्होंने होप किया था कि कुछ इकोनॉमिक गेन्स देखने को मिले, वो भी जो है एक तरह से फेल हो जाए, या उनके जो होप्स थी वो कहीं ना कहीं थोड़े डिले हो जाए, या फिर वो ऐसे ही रखी रह जाए। इंडिया के पार्ट से देखें तो इंडिया पे क्या इफेक्ट होना है, तो डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं होगा इंडिया, ये जो तूफान अलक्सा ऑपरेशन है, बट नेवरदलेस इसको कुछ ना कुछ हीट तो जरूर इंडिया भी फील करेगा। क्यों? प्रोटेक्टेड रीजनल टर्बुलेंस कुड कॉज कोलेटरल डैमेज थ्रू एन ऑयल प्राइस राइज। से जो है कोलेटरल डैमेज हो सकता है इंडिया को, हमारा जो डायस्पोरा है इसराइल में उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। एंड द डिम द प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी बात अभी पीछे 20-25 दिन से चल रही है, तो उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिम हो सकते हैं। और जो I2U2 कंस्ट्रक्ट्स है, ठीक है ना, इसराइल, इंडिया, यूएई और यूएसए, उसके कंस्ट्रक्ट्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से डिम हो जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट कुछ इफेक्ट्स हैं जिसकी मतलब जो ये इवेंट है, ऑपरेशन है तूफान लगता है, उसके जो हीट है वो इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है ना, डायरेक्ट कोई इफेक्ट इंडिया पे ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं रिविजिटिंग द रेल गेज डिबेट। तो मेनली रेल गेज डिबेट में ज्यादा कुछ है नहीं, तो ब्रॉड गेज और स्टैंडर्ड गेज के ऊपर ये बताया कि जो ब्रॉड गेज की विड्थ है वो 1.676 मीटर्स थी, और जो स्टैंडर्ड गेज है उसकी जो विड्थ है वो 1.435 मीटर्स है। तो गेज में देखें तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था मीटर गेज, जो कि 1 मीटर की होती है, 1000 मिलीमीटर होती है इन इंडिया में, और स्टार्ट किया था ब्रॉड गेज से 1853 में। तो अभी जो था ये स्टैंडर्ड गेज जो था ये आया था 20th सेंचुरी में। ये फर्स्ट पहली बार जो प्रयोग किया था मेट्रो रेल नेटवर्क में किया गया था। और इसके जो मेन मतलब प्रोपोनेंट माने जाते हैं वो माने जाते हैं लेजेंडरी हमारे ई श्रीधरन जी, जो एमडी भी थे उस टाइम पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के। तो अभी बात ये चली क्या स्टैंडर्ड गेज को जो है वो बनाना चाहिए नॉर्म, या फिर जो ब्रॉड गेज है उसको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट दिए स्टैंडर्ड गेज के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन सभी आर्ग्यूमेंट्स में जो ओमिट कर गई है एक चीज, वो ये है कि कंसर्न द इंटीग्रेशन ऑफ न्यू रेल नेटवर्क विद द एग्जिस्टिंग वन। कि अगर आपको नए रेलवे नेटवर्क्स को एग्जिस्टिंग यानी पुराने वाले के साथ अगर आपको बाई चांस ऐसे करने सिचुएशन आ जाए कि इंटीग्रेट करना पड़े, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो यही है। बाकी जो भी स्टैंडर्ड गेज के आर्गुमेंट देगा उनको काउंटर में ऑथर ने जहाँ पे सारी चीजें बताई कि किस तरीके से बाकी जो ब्रॉड गेज को एक तरह से नेगेटिव उसमें दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से गलत है। ठीक है ना, मतलब गलत मतलब सेंस इन द बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं है। नेक्स्ट इज इजराइल गाजा वार, थाउजेंड्स डेड थाउजेंड डिस्प्लेस। तो आज यहाँ पे डाटा पॉइंट में जो है वो यही बताया है कि कैसे इजराइल और जो गाजा के बीच जो वॉर चल रही है उसमें क्या है। तो 600 पीपल जो है वो इसराइल में उनकी डेथ हो चुकी है। एंड स्टैगरिंग टोल द कंट्री हैज नॉट एक्सपीरियंस इन डिकेड्स। और ये पहली बार है जब विद इन इन लास्ट डिकेड्स में भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो पहले चार्ट में ये दिखाया है कि जो इसराइल में जो 2008 से लेकर अब तक जो भी डेथ्स हुई हैं उनके रिगार्डिंग। तो अगर आप दोनों चार्ट देखें तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन फैटिलिटीज है इधर इस साइड में, और इस साइड में इसराइल फैटिलिटीज है। तो आप देखेंगे हमेशा ही आउट नंबर किया है पैलेस्टीनियन फैटिलिटीज ने इसराइल को, इसराइल में कम। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में देखें तो अभी तक इसराइल में 600 फैटिलिटीज होती है, वहीं पे जो काउंटर उसमें जो इसराइल ने जो काउंटर रिटेलिएटरी मेजर्स लिए हैं उसमें जो पैलेस्टीनियन 313 वहाँ पे फैटिलिटीज देखने को मिली हैं। अगर सबसे ज्यादा रीजन वाइज देखें तो गाजा में है, इट हैज रिकॉर्डेड द मोस्ट डेथ्स इन द रीजन। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। फिर तीसरे चार्ट में उन्होंने रीजन वाइज दिखाया जो फ्लैश पॉइंट्स है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के, वो सारे के सारे इन्होंने मैप के थ्रू दिखाए हैं। तो इसराइल है, ये वेस्ट बैंक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इन सब का आप चाहे तो ये गाजा स्ट्रिप है आपकी जो देखेंगे, ये गाजा स्ट्रिप है, ये पतली सी। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे मेनली जो है सारे के सारे आप एक इसका मैप का देख सकते हैं, और आपको रीजन्स पता होने चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे
है, ठीक है ना। ये मेडिटेरेनियन सी है हमारा, और ये हमारी इजराइल है, ठीक है ना। इजराइल का एक कैपिटल टेल अवीव यहाँ पे है, ठीक है ना। ये जेरूसलम है जिसके ऊपर चलती है, वेस्ट बैंक वाला रीजन है ये सारा। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाली पट्टी, ये दिस इज गाजा गाजा स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं टेक्स्ट में, व्हाट कोज द फ्लड इन द सिक्किम। तो रिसेंट अभी जो है फ्लड आई है उसमें, और ये इसका जो रीजन बताया वो बताया जाए, ग्लोफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो ये क्या होता है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट है, जैसे कि चुंगथंग डैम वो है, वो कैसे जो इकोसिस्टम फ्रेजाइल है हिमालय को, उसको इफेक्ट करता है, और क्या ऐसे इवेंट्स को जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, और जो डैमेज है फ्लड ने वो कितना किया है स्टेट में। तो more than 25 people have been confirmed dead from a massive flood that resulted from a glacial lake outburst इन द सिक्किम इन द अर्ली आवर्स ऑफ अक्टूबर 4। तो ये तो हम सभी को पता है। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होती क्या है। तो दीज आर इंस्टांसेज ऑफ लार्ज लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स सडनली ब्रेकिंग फ्री ऑफ देयर मोराइन नेचुरल डैम्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक सेडिमेंट्स एंड अदर डेब्रिस। इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनकी वजह से लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, और सडनली जो है वो ब्रेक कर जाती हैं उस मोराइन को, या फिर जो नेचुरल डैम जो रॉक्स वगैरह या सेडिमेंट वगैरह ने अदर डेब्रिस ने बनाए होते हैं उसको, और इधर से उस पूरे रीजन को जो है वो इनंडेट कर देती है, उसमें पानी लोगों को भी इफेक्ट करती है और वहाँ पे रीजन को भी इफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये दो चीज है। तीसरी जो बताइए कि फ्रेजाइल इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने इफेक्ट किया। तो हिमालयन इकोसिस्टम मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ये तो हम जानते हैं, एंड एनी डिस्ट्रप्शन इन द वे वी आर मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज विल हैव ए प्रॉब्लमेटिक आउटकम फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। ये हम देख ही रहे हैं, उत्तराखंड के 2013 के फ्लड देख सकते हैं आप हिमाचल में जो अभी इस साल फ्लड्स आए हैं और जो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स हैं उसको देख सकते हैं आप, और जो अभी ये सिक्किम में भी हुआ उसको भी देख सकते हैं। राइजिंग टेम्परेचर्स आर लीडिंग टू ए बेटर फ्यूचर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज लेड एक्सट्रीम इवेंट। तो ये तो हम देख रहे हैं कि राइजिंग टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेटिक चेंज इवेंट्स की वजह से किस तरीके से एक्सट्रीम इवेंट्स जो हम देखने को मिल रहे हैं। बट इट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम थ्रू द हाइड्रो पावर एंड अदर डैम्स। और वहीं साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे वो है मैनेजमेंट है जो वहाँ पे उनका जो हमने हाइड्रो पावर या डैम्स बनाए हुए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो फ्रेजिलिटी है इकोसिस्टम की उसको डिस्टर्ब किया है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने बोला है, while the तीस्ता रिवर is a source of hydropower generation for several power projects, the risk of Gulf-like events requires greater care in planning and executing dam and other infrastructure projects। तो कंक्लूजन में उसने बोला कि हमें क्या करने की जरूरत है। तो हमें जो प्लानिंग को है एग्जीक्यूट, जब हम डैम बनाते हैं अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, उनका जो प्लानिंग है या उनका एग्जीक्यूशन करना है उसमें हमें ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत है, ज्यादा अच्छे से हमें कंसर्न मतलब प्रिकॉशंस लेने की वहाँ पे जरूरत है। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बट रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच सच एज मल्टीपल एजेंसीज प्रॉम्प्टली शेयरिंग सैटेलाइट इमेजेस, ठीक है ना, एंड अ नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू प्रोवाइड एडिकेट वार्निंग। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए जो मल्टीपल एजेंसी है उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो है इन चीजों को इवेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम अफेक्टेड उसकी देखें तो वाटर पाइपलाइन, सीवेज लाइन और 277 हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द 4 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। जो क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, मंगन, गंगटोक, पैक्योंग और नामची, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डैमेज आप देख सकते हैं, जो कि इन फ्लड्स जो रिसेंट ये डिवास्टेटिंग जो ग्लोव से फ्लड आए हैं सिक्किम में उसमें जो डिजास्टर में हुए हैं, ठीक है ना। किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमने बता दिया, कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हम बनाते हैं प्रिकॉशंस के वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की जाए, प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाए और एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन किया जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री साइबर लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो प्रपोज डीआईए है, इट encompasses several pivotal clauses that mirror the dynamic evolution of the digital environment, addressing its multifaceted challenges and opportunities. These provisions underscore the legislation's responsiveness to the ever-changing digital ecosystem। तो यहाँ पे बताया कि ये तो सभी को पता है कि जैसे जैसे डिजिटल लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है तो उसी तरह से हमें जरूरत है कि जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है डिजिटल इंडिया एक्ट की 2023 की, वो यही सिग्निफिकेंट स्टेप को रिप्रेजेंट करता है towards establishing a future ready legal framework for the country's burgeoning digital ecosystem। क्योंकि डिजिटल इकोसिस्टम देखें तो वो बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे डिजिटल की तरफ ही सब चीजें हम बढ़ रहे हैं। तो अगर डीआईए जो है वो रिप्लेस करने वाला है जो 2 डिकेड ओल्ड हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसको रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफी जो अपडेट हुई है वो ही है, और जो डिजिटल स्पेस है वो भी काफी ज्यादा वाइड हो गया है, ठीक है ना। It is imperative to understand the key aspects of this legislation and why it is essential in the contemporary context। क्यों जरूरी और क्या इसके की एस्पेक्ट है उनको हमें जरूरी समझने की जरूरत है। तो प्राइमरी मोटिवेशन जो है ये डीआईए के अगेंस्ट वो ये है
टू ब्रिंग इंडियाज रेगुलेटरी लैंडस्केप इन सिंक विद द डिजिटल रेवोल्यूशन ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो है उसको सिंक्रोनाइजेशन में लाने की जरूरत है। पहला तो ये है कि जो इंडिया का इंटरनेट यूजर बेस अगर हम देखें तो वो मियर 5.5 मिलियन था और अब जो है वो 850 मिलियन जो है वो हो चुका है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि ये इसलिए जरूरत है। फिर अगर डीआईए जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इन चेंजेस को एंड एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस देम। जितने भी चेंजेस हुए हैं, ट्रोलिंग है, डॉक्सिंग है, साइबर स्टॉकिंग है और साइबर क्राइम्स है, ठीक है ना, साइबर बुलिंग है और जो आप देख सकते हैं साइबर अटैक्स हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करते हुए जो है हमें जरूरत है कि ऐसा लीगल फ्रेमवर्क जो उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, अपडेट किया जाए और उन सभी इशूज को एड्रेस किया जाए। की प्रोविजंस में देखें तो जो प्रपोज डीआईए है उसमें काफी सारे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं विच आर एम्ड एट एड्रेसिंग द एवर इवॉल्विंग डिजिटल लैंडस्केप। पहला क्या है, इट प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट with a commitment to safeguarding citizens' rights in the central digital realm while remaining adaptable to shifting market dynamics and international legal principles। इन सब के साथ जो shifting dynamics है, जो international legal principles है, उनके साथ में अपने आप को coordinate करते हुए जो है एक ट्रस्ट और सेफ्टी को एम्फेसाइज करते हुए कमिटमेंट है कि जो सिटीजन है उनके राइट्स और जो डिजिटल रेलम है उसकी सेफ गार्डिंग के रिगार्डिंग जो है सारे प्रोविजंस ध्यान में रखते हुए सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं। दूसरा, रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी सच एज एआई, ब्लॉकचेन, डीआईए प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर देयर रेस्पॉन्सिबल। इन सभी टेक्नोलॉजी का रेस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन के लिए जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रोविजंस रखे गए हैं, चाहे वो एआई हो, ब्लॉकचेन हो या जो भी नई टेक्नोलॉजी डिजिटल उसमें आ रही है, ठीक है ना। फिर thirdly, it upholds the concept of an open internet, striking a balance between accessibility and necessary regulations to maintain order and protect users। यूजर्स को प्रोटेक्ट करते हुए और ऑर्डर को मेंटेन करते हुए एक बैलेंस जो है एक्सेसिबिलिटी और रेगुलेशंस के बीच में रखा गया है, रखने की मतलब वो है। चौथा, it contemplates a review of the safe harbor principle which presently shields online platforms from liability related to user generated content। तो अभी जो रिव्यू किया गया सेफ हार्बर का, सेफ हार्बर क्या है प्रिंसिपल, वो जो है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनको शील्ड करता है लाइबिलिटी से कि यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है उसके लिए वो लाइबल नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो नए इसमें प्रोविजन रखे गए हैं। इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट इन ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड की ऑनलाइन अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड में शिफ्ट किया गया था, उनको भी अकाउंटेबल बनाया गया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। चैलेंजेस की बात करें तो सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट वारंट ए क्रिटिकल इवोल्यूशन, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको क्रिटिकल इवोल्यूशन के नजरिए से देखने की जरूरत है। इसमें 4-5 बेसिकली बताया होता है। तो पहला की कंसर्न जो है वो है पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन इनोवेशन एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इनोवेशन पे जो इम्पैक्ट पड़ सकता है इन डिजिटल इंडिया एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं या जो रेगुलेशंस हैं उनके आधार पे, तो उनको एक चैलेंज है, उनको रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरा, द रिव्यू ऑफ द सेफ हार्बर, ये जिसकी हमने अभी बात की थी प्रिंसिपल, which shield the online platforms from liability for user generated content, it could lead to a more cautious approach among these platforms, possibly impinging on freedom of expression। तो कहीं ना कहीं उनके जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा वो कर सकता है, ठीक है ना, उनको इम्पिंज कर सकता है और उनको ज्यादा कोशियस अप्रोच जो है अपनानी पड़ेगी प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है ना। तीसरा, जो डीआईए का सक्सेस है वो लाई करती है इफेक्टिव एनफोर्समेंट पे, विच विल रिक्वायर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर इफेक्टिव एनफोर्समेंट कर पा रहे हैं तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं तो नहीं। और उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक्सपर्टीज भी चाहिए, ठीक है ना। फिर लास्ट चौथा बताया होता ने कि बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टेक जायंट्स व्हाइल एंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट। दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो स्टेक होल्डर्स है, जो टेक जायंट्स है, टेक कंपनीज है उनके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उनके, और जो सिटीजन है उनके राइट्स को, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है दोनों चीजों को बैलेंस कर पाना, ठीक है ना। तो यही होता ने बताया यहाँ पे चैलेंजेस और अच्छे प्रोविजन है वो दोनों ही यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो दिस इज इट, होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है ना, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े। तो थैंक यू।